हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आप सामाजिक विज्ञान के बिल्कुल तैयारी नहीं किया है तो इसमें आपको बताएंगे पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप ज़रूर अंत तक वीडियो पर बने रहिए, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को विलम्ब ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ये सबको पता होना चाहिए, आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आप आए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इसमें से किससे दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको ये पता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ये वाला क, ठीक है। आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1930 वाला, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1930 में चलाया गया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 4 नंबर का आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज का पुस्तक किसने लिखा था। तो आप बोलना महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम यूएन बोलते हैं, आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय पूछा है, मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो मुख्यालय है तो ये आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए मृदा काली मृदा सबसे उपयोगी होता है। आप जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा काली मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की और हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो किस नदी पर बनाई गई है। आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ये आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, ठीक है। कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो आंसर हो जाएगा आपका जूट, ठीक है। तो जूट एक रेशेदार फसल है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो सबसे लंबे चौड़े उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बागवानी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बागवानी, ये आंसर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो आप इसमें पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े तो आप जानते हैं किसमें अग्रणी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये अभ्रक अग्रणी, ठीक है। झारखंड में क्या पाया जाता है ज़्यादा अभ्रक। तो आंसर हो जाएगा ये अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। कौन सा प्रमुख साधन है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा कि सड़क परिवहन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये सड़क परिवहन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, ठीक है। तो किसके मध्य का साझेदारी किए हैं अगर आप पढ़े हैं तो आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर का ये आंसर हो जाएगा कि देखिए ऑप्शन आपको बताते हैं विभिन्न सामाजिक समुदाय में मध्य, शोषण के विभिन्न अंगों में मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार में मध्य। तो आंसर हो जाएगा आपका ये विभिन्न सामाजिक समुदाय में मध्य, ठीक है।
तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला यानी क वाला, ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों में माध्य। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, किस महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है विधानसभा में, ख नंबर है लोकसभा में, ग नंबर है राज्यसभा में और ख नंबर है पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज संस्था में, यानी आंसर हो जाएगा आपका ये घ वाला, ठीक है, ये घ वाला आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में, किसमें है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये पूछा है। तो क नंबर है धर्म का कोई स्थान नहीं, ख नंबर है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ग नंबर है केवल बहुसंख्या वर्ग धर्म की मान्यता, ख नंबर है सभी धर्मों का सामान्य समझौता। तो ये आंसर 14 का आंसर हो जाएगा आपका सभी धर्मों का समान समाज, ठीक है। तो आंसर ये लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, ये घ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑफ 14 को और देखते हैं, ठीक है, 15 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आंसर देख रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन ए है सतलुज बांध, ख नंबर ऑप्शन है हीराकुंड बांध, ग नंबर ऑप्शन है नागार्जुन बांध, घ नंबर ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, ठीक है, ये घ नंबर आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। ये तो बहुत सिंपल है, आप बिना पढ़ के आंसर आप इसको लगा सकते हैं। पहला क नंबर है 21 वर्ष, ख नंबर है 20 वर्ष, ग नंबर है 25 वर्ष और ख नंबर है 18 वर्ष, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये 18 वर्ष। ये तो सबको पता है कि आंसर क्या हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किस में सबसे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये आंसर क नंबर का ऑप्शन है हरियाणा, ख नंबर का आंसर है बिहार, ग नंबर का आंसर है राजस्थान और घ नंबर का आंसर है मेघालय। तो ये आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये हरियाणा आंसर होएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में जीविका का मुख्यालय स्रोत है, ठीक है। तो भारत में जीविका का मुख्यालय स्रोत कहाँ पर है। क नंबर आंसर है उद्योग, घ नंबर अनुसार है ख नंबर अनुसार है कृषि, ग नंबर से व्यवसाय और ख नंबर अनुसार है कोई, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कृषि हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ये कृषि यानी ख नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, जिसको हम बोलते हैं विश्व व्यापार, जिसे हम एक दूसरे देश के साथ क्या कर साझा करते हैं, जो हम व्यापार करते हैं, ठीक है, सामान लेके जाते हैं ट्रांसफर करते हैं, उसको व्यापार संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो यही पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। क नंबर अनुसार है 1 जनवरी 1993 में, ख नंबर अनुसार है 1 जनवरी 1995 में, ख नंबर अनुसार है 1 जनवरी 1995 में और घ नंबर अनुसार है 1 जनवरी 1990 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में। ये इसको याद रखना, ये मेन चीज़ है, ठीक है, 1995 इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम कब पारित किया गया है, ठीक है। क नंबर है 1982 में, ख नंबर है 1984 में, ग नंबर है 1985 में और घ नंबर है 1986 में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1986 में, यानी घ आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1986 में। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव, हम क्वेश्चन बढ़िया से लिख कर लाए हैं, अंडरलाइन भी मारा हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पढ़ते चलिएगा, ठीक है। जैसे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय व जर्मन लोगों के काफ़ी पर्याप्त में थी। उन्होंने 1884 में जर्मनी सहायता में विभिन्न इलाकों में जोड़ने का निर्वाचन संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, मगर इसका पहले को राजशाही और फौजी ताकत की मिलकर दबा दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दबा गया, ठीक है। ये आप क्वेश्चन याद किया, राष्ट्रीय एकीकरण में आंदोलन किया, ठीक है। चलिए यहाँ से और देखते हैं, ये मैंने टिप्पणी किया, देखिए का नेतृत्व में संभाल लिया गया। उनका मुख्यालय देखो ओटो बिस्मुथ उसी प्रकार का एक जनक था, ठीक है, जिसने प्रशाही सेना मदद ली। और 7वीं के लिए दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीन युद्धों में, ठीक है, प्रदर्शन की जाती है, जिसमें एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्षीय हुआ, जिसमें समारोह में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया, ठीक है, सम्राट घोषित किया। 1871 में जर्मनी का एक एकीकरण हो गया। ये आपका आंसर यहाँ सबको लिखना है, ठीक है, एकदम अच्छा वाला आंसर आपको इसी तरह आपको लिख के तैयार रखना है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक सरदारदा प्रतिरोध थी, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये भी हम अनइम्पोर्टेंट का आंदोलन कर दिया। देखिए ये 31 जनवरी 1930 को गांधी ने एक वायसराय इरविन, ठीक है, इरविन को एक लिखा गया था खाता में 11 मांगों की उल्लेख किया था, ठीक है। 11 मांग था, क्या क्या 11 मांग था अभी हम लोग देखेंगे कि देखो थी, जबकि कुछ मांगे में उद्योग के लेकर किसान ने, ठीक है, तब विभिन्न ताकतों में जुड़ी की थी। गांधी जी ने इनकी मांगों में मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको लिख कर प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, आपको आंसर ये रेडी करके रखना, तैयार करके आप रखना और इसको बढ़िया से पढ़ के याद कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा। तो चलिए इधर देखते हैं, इस मध्यम वर्ग समाज सभी वर्गों में अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक की समाप्त करने के बारे में थी, ठीक है। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने अपने उपनिवेश की ब्रिटिश सरकार को अपनी सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के लिए, ये सब अंडरलाइन जितना गोल गोल कर दिया, ये सब मैंने पढ़ा, आपको थोड़ी सी में पढ़ देखे इसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर है। ये दूसरे क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, VVI है, ठीक है, कि सत्याग्रह में विचार का क्या मतलब है। तो देखिए हम ये पॉइंट में आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो पहले देखिए सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है, ठीक है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्हें इसकी व्याख्या इस प्रकार की थी, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट लिखना है, अगर आपको उद्देश्य सत्य है, यदि आपका संघर्ष अन्यथा के खिलाफ है, तो उत्पीड़ित के समुदाय कालीन करने के लिए आपको इसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रतिशोध की भावना तथा आक्रामकता के सहारा लिए बिना सहायकारी केवल अहिंसा के सहारे से अपने संघर्ष में सफलता हो सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस संघर्ष में अंतर्गत सत्यों की जाति होती है और गांधी जी की अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के स्रोत में बंध सकता है, ठीक है। अगर इस चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी टाइप का हम इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस और सब्जेक्टिव दोनों। आप कमेंट में जरूर बताइए अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव, और भी हम लोग 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के रूप में लाएंगे और सब्जेक्टिव के रूप में लाएंगे। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन है अगले की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नवीकरणीय और अवनीकरण संशोधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। तो पहले हम लोग देखेंगे नवीकरणीय संशोधन, ठीक है। तो वो संशोधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पत्ति किया जाता है, जो दोबारा किया जाता है, ठीक है, उसको नवीकरण संशोधन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है क्या क्या, देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये पुनः हम दोबारा इसका यूज करते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जिसे हम करंट बनाते हैं, ठीक है। जल हो गया, वन हो गया, ठीक है, वन्य जीव हो गया, तो इसे हम दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। इस संसाधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होती है। खनिज और जीवाश्म ये होता है जो नीचे पाया जाता है, दाब के जो जीव जंतु दाब के बनता है, इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है।
तो इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, ठीक है, तब बनता है ये। देखिए तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये देखिए वही चीज़ है। तो देखिए हम अंडरलाइन के इसका एग्जाम्पल है, जैसे हो गया पेट्रोल लाखों लाखों वर्ष बन जाता है बनने में, डीजल हो गया, ठीक है, ये आदि हो गया, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, और भी अपना एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। चलिए तो और हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। तो भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम उठा कर लेकर आए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए भारत की विधेयिका में महिला प्रतिनिधित्व का एक अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14 से 36% तक की पहुंची थी, ठीक है। राज्यों में विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है, ठीक है। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कोई देशों में पहले कभी कभी कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए तो मंत्रिमंडल में पुरुष का एक वर्चस्व रहा है, ठीक है। ये आपको आंसर यहाँ तक तैयार कर लेना है, बहुत ही अच्छे हम आपको आंसर इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। आपको दो इसके बारे में उदाहरण देना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्रिया के किसी वस्तु का उत्पादक नहीं करती है, ये क्रिया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में विकास में मदद करता है। जैसे हम बोलेंगे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, परिवहन हो गया, सेवाएं हो गया, आदि सेवाएं प्रमुख है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव ये रहा सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त को ये जरूर शेयर करिए। ये एग्जाम आपको डायरेक्ट दिखने के लिए मिलेगा। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उठा कर लाए हैं, ठीक है। अगर आप आने के बाद अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एग्जाम में जब भी आएगा क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी टाइप के और समझ विज्ञान और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे धीरे धीरे सभी को चैप्टर को हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।